हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हां, फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, उसमें भी हम सत्र 2024-25 के लिए इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 का ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इसके वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, चेक करेंगे तो मिल जाएगा। और आज जो बात होगी ये इकाई 5 पर होगी। तो इकाई 5 प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास, जिसका नाम है बचपन। अब अगर टाइटल बचपन है तो सारे सवाल भी इस चैप्टर के कौन से संबंधित हो गए? बचपन से। और इस वीडियो में हम मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कवर करेंगे और ये गेस क्वेश्चंस होंगे कुछ जो आने वाले डीएलएड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी होंगे। तो सीधा बढ़ते हैं इस जो पूरी इकाई है, जो यूनिट है 5 बचपन, यहां से कितने अंकों के सवाल पूछते हैं और कौन कौन से, वो सीधा मैं आपको अंक योजना ब्लूप्रिंट बता देता हूं। तो ये जो चैप्टर है इकाई 5 बचपन, ये कुल 12 अंक इस पे आवंटित है, यानी इस पे टोटल मार्क्स जो मिलेंगे इकाई 5 को पढ़ के वो 12 मार्क्स मिलेंगे। और इसकी जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप अंक योजना देखोगे, यानी 1 नंबर के इस पे 3 प्रश्न आते हैं, यानी 1-1 मार्क्स वाले, यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये 3 आते हैं। 2 अंक का यानी अति लघुत्तरीय जो होता है 2 मार्क्स, फिर 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है, तो 4 का भी 1, 3 का भी 1 और 2 का भी 1 और 1 मार्क्स वाले 3। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12। तो यहां से टोटल हो जाता है हमारा भाई 12 अंकों की इकाई, यानी टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे आपको इस एक इकाई को पढ़कर। तो ये हो गई इसकी पूरी इकाई योजना, अंक योजना, लेसन प्लान। अब आगे बढ़ के मैं आपको बता देता हूं भाई, आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले बता दूं कि हमने एमपी डीएलएड बीएसटीसी डीएलएड का पूरा फुल कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। हमारे ऐप पे पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ऐप यानी कोर्सेज परचेस करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक देखिए। आप जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां पर रजिस्टर कर दीजिए। आपको अभी खरीदने पर 30% की छूट मिलेगी, 30% ऑफ। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, 30% ऑफ मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा बोनस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो रियल वाले जो एग्जाम में आते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर की पूरी पीडीएफ और उनके सॉल्यूशंस तक भी है अपलोड किए गए हैं। ये पूरा कोर्स जो है प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का भी है। तो प्रथम वर्ष का कोर्स, अभी आप प्रथम वर्ष वाले होंगे तभी वीडियो देख रहे होंगे, तो आने वाले इस पूरे सत्र के लिए पूरा का पूरा रहेगा, यानी आने वाले डेट की परीक्षा की तैयारी। और बता दूं एक चीज नहीं बताई मैंने, जो कोर्स वैलिडिटी भी 1 ईयर की है, यानी अभी आप कोर्स पर खरीदे हो तो पूरा 1 ईयर तक वैलिड रहेगा आज से लेकर। तो ये ध्यान में रखिएगा, अच्छा खासा कोर्स है, आपकी डीएलएड की सारी परेशानियों का हल है। मतलब आपकी परीक्षा का एक पूरा फुल पैकेज है, इसकी पूरी तैयारी, यानी नोट्स को एक्सप्लेन करते हुए भी वहां पर वीडियोस अपलोड है पूरी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। और ये पीवाईक्यू सवाल है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले कई बार ये पूछ चुका है और बड़ा एकदम टॉपिक पर ही बेस्ड है। जैसे इकाई का नाम है बचपन, क्या होता है? तो बिल्कुल बचपन की परिभाषा यहां पर बतलाई गई है। तो अगर बचपन की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले एक बात आप ये ध्यान रखना कि जो अलग अलग बाल मनोविज्ञानी हैं, यानी जो बच्चों के ऊपर जिन्होंने रिसर्च करी है, तो सबने अपने अपने हिसाब से जो बचपन होता है, जो बाल अवस्था होती है, उसकी परिभाषा दे रखी है। तो किसी किताब में कुछ मिलेगी, किसी किताब में कुछ मिलेगी। हम यहां पर एमपी डीएलएड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एमपी के हिसाब से बात करेंगे, तो उसके हिसाब से जो परिभाषा जो दी गई है सिलेबस में, किताबों में, उसकी बात करेंगे। तो बचपन की परिभाषा की अगर बात करें तो जो शिशु होता है ना, इन्फैंट, जो जस्ट पैदा हुआ होता है ना शिशु, ठीक है, इन्फैंट जिसे कहते हैं, शैशव अवस्था वाला, तो शिशु के जन्म के दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक की अवस्था बचपनावस्था कहलाती है। ठीक है, तो बचपन अवस्था का प्रारंभ किसको बोलेंगे? तो ये होगा भाई शैशव अवस्था की समाप्ति से होता है, यानी जैसे ही शैशव अवस्था खत्म होगा वैसे ही बचपन अवस्था जो है चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शिशु का जो जन्म होता है उसके दूसरे साल के बाद, ये ध्यान रखने का। तो भाई इस तरह से बचपन की परिभाषा दी जाती है। ठीक, तो शैशव अवस्था 2 वर्ष का होता है। अभी आप ये देख पा रहे ना कि शिशु के जन्म के दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक। ठीक है, अब ये जैसे ही शैशव अवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि शैशव अवस्था क्या होती है? 2 साल की होती है, 0 से 2 वर्ष। तो जैसे ही शैशव अवस्था खत्म होता है, फिर 2 साल से जो है ना, 2 साल के बाद से जस्ट बचपन अवस्था चालू हो जाती है। फिर उसके बाद वो 12 वर्ष का जब हो जाता है, 11 वर्ष, वो जो 12 महीने का पूरा, तो यानी वो 11-12 वर्ष का हो गया, तो फिर वो बचपन अवस्था भी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद 12 से 18 उसकी किशोर अवस्था चालू होती है, ये आप जानते होंगे। तो पहले 2 साल शैशव अवस्था, फिर जैसे ये 2 साल खत्म होते ना, शिशु के जन्म के दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक, ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत की अवस्था जो खत्म हुई शैशव अवस्था, उसके बाद वहां से बचपन अवस्था चालू हो जाती है और वो चलती है 12 तक। और उसके बाद 12 वर्ष के बाद से 18 वर्ष के तक वो किशोर वाली अवस्था जो रहती है, यानी उस किशोर वाली आयु में बच्चा जो है रहता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे।
अलग अलग किताबों में डेफिनेशन अलग अलग मिल जाएगी, पर हम फिलहाल एक आइडियल की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, चैप्टर का नाम ही है बचपन। तो बचपन के ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानी, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चों के ऊपर रिसर्च करने वाले, अध्ययन करने वाले, थ्योरीज देने वाले, सिद्धांत देने वाले ऐसे लोग जो है, उनमें से एक है फ्राबेल। जी हाँ, ये जो फ्राबेल है बहुत महत्वपूर्ण है। इनके नाम पर फ्राबेल, रूसो, जीन पियाजे, भाई इनके नाम आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। और वाइगोत्स्की, ये जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, इन नाम से आप फेमिलियर हो जाइए। जैसे स्कूल में फिजिक्स पढ़ने वाले लोग जो रहते हैं, गणित पढ़ने वाले जो लोग रहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर उसमें आइजैक न्यूटन, ऐसे नामों से बड़े परिचित हो जाते हैं, रदरफोर्ड वगैरह से, क्योंकि उनके वैज्ञानिक हैं, उन्हीं ने सारे काम धाम किया है, उनकी वजह से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही यहां पर हमारे लिए जो वैज्ञानिक होंगे जिन्हें हमें बात करनी होगी, रूसो, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, है ना, फ्राबेल, इनकी बात हमें करनी होगी। तो यहां पर जो परिभाषा पहली फ्राबेल ने जो दी है, उनके अनुसार कि बचपन में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यहां पर हम पूछ रहे हैं, मतलब यहां पर सवाल पूछा है कि फ्राबेल के क्या विचार थे बचपन के बारे में। यानी जो फ्राबेल मनोवैज्ञानिक था, वो बचपन के बारे में क्या सोचता था, यानी बचपन में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बचपन में बच्चे कैसे सीखते हैं, बचपन में बच्चों की क्या अवस्था होती है, ये सब जो रहता है डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो फ्राबेल का मानना यह था कि बचपन में बच्चे को ऐसी शिक्षा दो, ऐसा एजुकेशन दो कि बालक अपनी स्वाभाविक क्रिया का उपयोग करके नई नई बातें सीखे। अब आप बच्चे को कहोगे कि बेटा तू खेलना पढ़ना छोड़, खेलना लिखना सब छोड़ के, मतलब खेलना कूद जो भी आप करते हो, जैसे आप सोचो 2 वर्ष का बच्चा शैशवावस्था, फिर 2 वर्ष के बाद उसका बचपन अवस्था चालू होता है। तो मान लो कोई 3 साल का लड़का है, 4 साल का लड़का है, उसको आप बोलोगे कि सब खेलकूद बंद कर और किताब पकड़ के पढ़ना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे, करेगा? नहीं करेगा। अगर आप उसको सिखाना चाहते हो, मान लो टेबल पहाड़े याद करवाना चाहते हो, उसको आप गिनती सिखाना चाहते हो, उसको आप लेटर से सिखाना चाहते हो, तो आपको खेल खेल में ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को खेल बहुत पसंद है, तो बच्चे खेल खेल में ही ज्यादा सीख पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फ्राबेल जी कहना चाहते हैं, इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को उसकी स्वभाव, यानी उसका जो नेचर है। अब बच्चे का नेचर क्या होता है बचपन में कि भाई वो खेल उसको बहुत पसंद आता है, मजे मजे में खेलता है, नया नया चीज उसको बताओ तो सीखता है उसी तरीके से। तो जो भी पढ़ाई लिखाई करवानी है उसी तरीके से करवा दीजिए, ठीक है। फिर आगे आगे वो क्या कहते हैं कि खेल शिक्षाप्रद भी होते हैं तथा बालक खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख सकता है। तो बच्चे को ना खेल के माध्यम से सिखाओ, क्योंकि बच्चे को खेल बड़ा पसंद है और खेल से भाई अच्छी शिक्षा मिलती है, खेल से स्वास्थ्य ठीक रहता है, खेल में फिर बोर भी नहीं लगता, मन लगता है और नई चीजें फिर खेल खेल में सीख जाते हैं। और ऐसा लगता है नहीं कि पढ़ाई की है, हम तो भाई खेले हैं ना, हमको तो टीचर ने गेम खिलाया है, पर उस गेम के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो यही बात जो है बच्चे के साथ करना है, ऐसा फ्राबेल जी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और क्या कहा कि किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा की उपयुक्त विधि है। यानी किंडरगार्टन मेथड जो होता है ना, यानी छोटे बच्चों को खेल खेल में जो सिखाते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, प्लास्टिक की चीजें देना, उससे खेलना सिखाना, ये सभी जो है, ये मेथड जो है, किंडरगार्टन पद्धति जो है, यही सबसे बढ़िया मेथड है। इसी से ही बच्चे के बढ़िया उसको विचार, उसको सिखाया जा सकता है, नई नई चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक। और क्या उन्होंने कहा कि किंडरगार्टन, अब इसके बारे में बताया कि किंडरगार्टन का मतलब क्या है। किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बाग, यानी बच्चे जहां पर खेलेंगे, बच्चों का पार्क, बच्चे जहां एंजॉय करेंगे, उसे किंडरगार्टन मेथड बोला गया। तो किंडरगार्टन मेथड क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने का, सिखाने का एक तरीका है जिसमें खेल खेल में सिखाते हैं, इसे ही किंडरगार्टन बोल दिया गया, ठीक है। तो यह शब्द जर्मन भाषा का ही जो शब्द है ना, किंडरगार्टन, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। किंडरगार्टन जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इस विद्यालय में उन्होंने शिक्षकों के शिक्षण कला का भी सिखाना आरंभ किया ना। और इस स्कूल में, ये जर्मनी में जो स्कूल पहले बना, जर्मन भाषा में जो आया, तो ये जो स्कूल था किंडरगार्टन, उससे पहले जो है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आप डीएलएड पढ़ रहे हो तो आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि आप प्राइमरी, प्री प्राइमरी ऐसे बच्चों को संभालोगे कैसे, समझ रहे हैं ना। आप वो मिडिल तक के, 8वीं तक के बच्चों को कैसे संभालोगे, कैसे सिखाओगे, कैसे पढ़ाओगे, इस बात की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तब जाके आपको डीएलएड डिप्लोमा मिलता है भाई, ये ध्यान रखेंगे ना। तो यही सब सिखाया जाता है। यह बचपन पे फ्राबेल के विचार है। और आगे बढ़े तो भाई ये पीआईक्यू है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2017, 18, 19 में बहुत बार, इवन द्वितीय अवसर की जो परीक्षा में तब भी पूछा गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए कि बचपन पर रूसो के विचार, जैसे मैंने कहा कि फ्राबेल के विचार बड़े महत्वपूर्ण है, पढ़ भी लिए हमने। अब आएंगे हम रूसो के विचार पर कि रूसो जी जो है वो क्या सोचते थे इसके बारे में, बचपन के ऊपर, है ना, बचपन जो अवस्था होती है उस पर रूसो जी क्या सोचते हैं। तो रूसो जी के अनुसार जो शैशव अवस्था है वो पहली अवस्था है और इस अवस्था में जन्म से 5 वर्ष तक बनी रहती है। यानी उनको क्या लगता है कि शैशव अवस्था, बचपन की अवस्था को ही शैशव अवस्था। देख, कुछ वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि शैशव अवस्था क्या होती है, 0 से 2 वर्ष की, शैशव काल जिसे कहते हैं। कुछ क्या मानते हैं कि जन्म से 2 हफ्ते तक क्या रहता है, शैशव अवस्था रहता है, और उसके बाद जो अवस्था रहती है, यानी दूसरे जन्म के दूसरे सप्ताह के बाद से पूरा 2-3 साल तक वो जो अवस्था रहती है बचपन अवस्था कहलाती है। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग बचपन अवस्था मानते हैं, ठीक है। रूसो जी क्या मान रहे हैं
कि शैशवावस्था ही पहली अवस्था है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। किसके अनुसार? ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रूसो जी के विचार है। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने दूसरा बताया था, तो भाई वो फ्राबेल जी के विचार थे और ये रूसो जी के विचार हैं। अभी आप किसी और का विचार पढ़ोगे तो उनके हिसाब से बचपन अवस्था अलग अवस्था हो जाती है, ठीक है। बट आइडियल वही है कि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, फिर 2 से लेके वो 11-12 साल तक बचपन अवस्था बाल्यावस्था, और फिर 12 से 18 जो रहता है किशोर अवस्था रहता है। ये फिक्स है, ये आइडियल बनाया गया सबके लिए, ठीक है। फिर इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वो पशु के समान होता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। यानी जो छोटा जानवर होता है उसको आप बांध कर रखोगे तो वो उसका सही विकास नहीं होगा। तो वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है उसे अगर आपने स्वतंत्रता नहीं दी, उसे अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया, अपने हिसाब से खेल कूद इंजॉय नहीं करने दिया, तो फिर भाई आगे चल के उसका विकास नहीं होगा या कुछ बाधा आएगी। ये उन्होंने कहा, रूसो ने। उन्होंने कहा कि वे बच्चे इस उम्र में खेलते कूदते ज्यादा हैं, तो बच्चों के कपड़े ढीले ढाले पहनाओ, बच्चों को ऐसे हवादार कपड़े पहनाओ, जैसे हाफ पैंट पहनाया, हाफ शर्ट पहनाया, पतला है ना, स्लीवलेस थोड़ा सा पहनाया बच्चों को, छोटे बच्चों को। आप देखोगे बच्चे जानबूझ के ऐसा पहनना भी चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चों के उस वक्त जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उस उम्र में बच्चे अगर टाइट कपड़ों में खेलेंगे कूदेंगे, एकदम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना, तो बच्चों का शरीर पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उस उम्र में, इस अवस्था में बच्चों को बढ़िया से एकदम स्वतंत्रता दे दो, और जिसमें उन्हें खेलने कूदने में, भागने में मजा आए या आसानी हो, ऐसे कपड़े पहनाओ, ठीक है। और क्या रूसो के हिसाब से, और क्या इस अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस अवस्था में शिक्षा का बालक की दूसरी अवस्था माना है। यह 5 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसमें बालक प्राय असभ्य रहता है, ठीक है। यानी कि हम जो शैशवावस्था में बच्चों को पूरी खुली छूट दे रहे हैं, पूरा एकदम घूमो भाई खुला सांड की तरह, है ना, जितना मन करे जो करे बेटा, जो करना है, आटा गिराना आटा गिरा, है ना, रिमोट फेंकना रिमोट फेंक, मोबाइल तोड़ना है मोबाइल तोड़। ये जो इतना हम उनको दिखा देते हैं ना, इतना भी नहीं, इतना ये ज्यादा हो गया, इतनी स्वतंत्रता नहीं, लेकिन हाँ बच्चों को उसके मन का करने दो। अगर वो कुछ अलग रिमोट फेंकता है, मोबाइल फेंकता है, उसको समझाओ प्यार से कि नहीं, उसको आदत लगाओ, हैबिट लगाओ कि बेटा ये मोबाइल है, इसको नहीं फेंकना चाहिए ना, तो वो समझ जाएगा कि मोबाइल को नहीं फेंकते, मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया। क्योंकि वो 2 साल का बच्चा है तो समझ सकता है, 2-3 साल के बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो अवस्था है ना, ये आगे की अवस्था की नींव है। इन्होंने क्या कहा रूसो ने कि ये जो अवस्था है शैशवावस्था जो मान रहे हैं 0 से 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ये आने वाले जो साल होंगे, यानी 5 साल के बाद जो बच्चे की आयु होगी, उस आयु में बच्चे की नींव जो होगी वो इसी पर आधारित है। यानी ये अगर अच्छे से चला गया बच्चे का, तो बच्चा उस आयु में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या इन्होंने क्या कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है, या उसको जो सिखाना होगा ना, वो सब कुछ खेल के माध्यम से सिखाओ। पहले जो कुछ भी सिखाना हो खेल विधि द्वारा ही सिखाना चाहिए, जिससे बालक की ज्ञानेंद्रिया जो होती है ना, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, या जिससे वो सीखता है, ज्ञान वाली जो इंद्रिया होती है, उसकी ज्ञानेंद्रिया जो होती है वो विकसित हो जाए, यानी उसका दिमाग डेवलप हो जाए, सोचने समझने की शक्ति, देखने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति जो है, परिपक्वता, ये सब कुछ उसका आ जाए अच्छे से इस उम्र में ही। क्लियर है? तो ये बचपन पर रूसो जी के विचार है, बड़ा महत्वपूर्ण है, पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य। ये हॉट फेवरेट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लो भाई, वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा, है ना, वैश्वीकरण। अब ये वैश्वीकरण ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जनरली इस टर्म से लोग समझते नहीं है। देखो वैश्वीकरण क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाता है ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। जो भी लोग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, अगर उन्हें सोशल साइंस याद होगा, सामाजिक विज्ञान, तो ये वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी पूरी दुनिया का जुड़ाव हो जाना, पूरी दुनिया आपस में जुड़ जाना, है ना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, इसमें क्या क्या फायदा होता है, क्या नहीं, ये सब बात करेंगे। जैसे पहले मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, ये वैश्वीकरण टॉपिक पहले समझ जाओ आप, भले ही 10वीं का भूल गए हो तो अभी समझ जाओ। होता क्या है, देखो आपने अगर 1980s की 1990s की मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जितने भी हीरो हीरोइन, ये अजय देवगन, अक्षय कुमार, गोविंदा, ये जो अमीर बाप के रहते थे, और इनके हीरोइनें जो बड़ी अमीर बाप की रहती थी, लेकिन उनके पास भी वो मारुति 800 वाली डब्बे वाली कार रहती थी। देखा होगा आपने ना, ऐसी डब्बे वाली कार ही रहती थी उनके पास, है ना। कितने अमीर अमीर नेता होते थे, लेकिन वही मारुति एम्बेसडर ही, ऐसी कार ही यूज करते थे वो। देखा होगा आपने, व्हाइट कलर की मारुति एम्बेसडर कार नेता लोग यूज करते थे। तो ये ऐसी कार है, मतलब इतना पैसा फिर भी वही कार, और बाकी पूरी दुनिया मॉडर्न कार इस्तेमाल कर रही है। ऐसा इसलिए था कि पहले हमारे देश में जो व्यापार है, व्यापार नीति, वो उस पर थोड़ा सा ऐसा नीतियां थी, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस एंड पाबंदियां लगी थी, यानी विदेश वाली कंपनी भारत नहीं आ सकती, है ना, भारत आके सामान नहीं बेच सकती। अब भारत नहीं आएगी तो अमेरिका में बनी हुई कार खरीदोगे, वहां से यहां मंगाओगे तो 10 लाख की कार 20 लाख की बन जाएगी, है ना। तो इस वजह से पहले के जमाने में बहुत टैक्स लगता था, अपने यहां सामान बनता नहीं था, तो विदेश से सामान मंगाना पड़ता था, जो बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है।
क्योंकि आज इतना ट्रांसपोर्ट हो गया, इतना बड़ा यातायात हो गया है, हवाई जहाज से, ट्रेन से, जहाज से भर के ला दो कंटेनर में, तब ये सब नहीं था उतना, ठीक है। तो इसीलिए जो है उस समय बड़ा पुराने समय में हम थे। फिर क्या हुआ, हमारे देश के नियम बदले 1992 में। अभी जो हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो मृत्यु हुई है पूर्व प्रधानमंत्री की, उस समय 1992 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, और उन्होंने हमारे देश की वित्तीय नीति में बदलाव किया, यानी नियम कानून बदले। और नियम क्या बना कि विदेश की कोई भी कंपनी भारत आ सकती है, फैक्ट्री कारखाना लगा सकती है और सामान बना सकती है। तो अब भारत में भी कार बनने लग गई, भारत में भी टेलीफोन बनने लग गया, भारत में भी सारी चीजें होने लग गई। तो हमें चीजें आसानी से मिलने लगी, सस्ती मिलने लगी। तो दूसरे देश के लोग अपने देश में आए तो हम उनके देश की चीज को इस्तेमाल कर पा रहे, और वो हम अब यहां पर कंपनी आई है तो यहां से भी तो सामान ले जाएगी, तो यहां का सामान वहां, वहां का सामान यहां। इसे ही बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी दुनिया का एक देश दुनिया के बाकी देशों से जुड़ गया है व्यापार के बहाने से, इसे कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। अब अमेरिका के टॉपिक्स, अभी मैंने आपको रूसो के विचार बताए, फ्राबेल के विचार बताए, ये कैसे पता आपको? क्योंकि रूसो और फ्राबेल के विचार यहां तक पहुंचे, उनकी लिखी किताबें यहां पहुंची, है ना, वहां पर जाके हम सीख कर आए, कुछ लोग पढ़कर आए होंगे, फिर उन्होंने ये विचार पूरे भारत में फैला दिया, तो हमारे सिलेबस में आ गया, ठीक है ना। तो इसे ही वैश्वीकरण बोला गया। पूरी दुनिया का एक होना, पूरी दुनिया का जुड़ जाना ना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसके फायदे क्या है, इसके उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना है ये, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सवाल आए वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताइए, वैश्वीकरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में पूरा जो सिलेबस है, नोट्स है, इसका पूरा हमारे कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। हमने नोट्स में पूरा इंक्लूड किया है, तो आप वो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक होगी, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से परचेस कर लो, ठीक। तो ये जो वैश्वीकरण है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक, आर्थिक समानता, यानी आर्थिक रूप से सब लोग समान हो सके, यानी अमीर लोग सारी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जब से हमारे देश में अब मोबाइल फोन हर कोई खरीद सकता है, तो अमीर भी खरीद रहा, गरीब भी खरीद रहा, सबके पास हो गया। नहीं तो पहले मोबाइल फोन अमीरों की निशानी होती थी, पर वैश्वीकरण से आर्थिक समानता आ गई है। गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी थोड़ी दूर हुई है, पूरी तरह से तो नहीं बट थोड़ी हुई है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदार रहना, यानी किसी भी देश के लिए कठोर नियम कानून नहीं रखना, यानी सबके लिए नियम थोड़े से लचीले कर दो कि हाँ भाई आप आ जाओ, कोई नहीं, हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, आप आ जाओ, आपके लिए नियम में छूट है, इस प्रकार का, इसे उदारीकरण कहते हैं। फिर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट के हाथों में बहुत सारी चीजें गई, तो प्राइवेट वाले ने दूर दूर तक, दूसरे दुनिया तक, दुनिया मतलब देशों तक, दूसरे देशों तक अपना काम बनाया। जैसे मान लीजिए सरकार जो हमारी पाकिस्तान से बात नहीं करती, पर यहाँ के लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो पाकिस्तानी रिपोर्टर से बात करते होंगे, पाकिस्तानी न्यूज चैनल में न्यूज देते होंगे, पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में होंगे। मान लो कोई पाकिस्तान का यूट्यूबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत का कोई खेल का चैनल है, वो पाकिस्तान के खेल चैनल से जुड़ा होगा, क्योंकि दोनों को आपस में बात करेंगे तो उन दोनों की बातें, इंफॉर्मेशन शेयर होगी, दोनों के चैनल चलेंगे, फायदा होगा और दोनों लोगों को जानकारी मिलेगी, दोनों देश के लोग को। तो ये हो गया निजीकरण में, ऐसे काम मिलता है। फिर सरकारी नियंत्रण की सीमितता, अब सरकार के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी। पहले बहुत कुछ सरकार के कंट्रोल में होता था, सरकार जिसकी चाहे दुकान बंद करवा देगी, सरकार जिसकी चाहे उसकी फैक्ट्री बंद करवा देगी, पर अब नहीं भाई। अब किसी ने सरकार में कुछ किया सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है अब, ठीक है। सरकार कम हुई, नेताओं के पावर कम हुई है। विश्व बंधुत्व की भावना, पूरे दुनिया में हम भाई ब्रदरहुड या फिर वसुधैव कुटुंबकम जो कहा जाता है भारत का, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो उसी चीज को आज फॉलो किया जा रहा है। हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी इसे फॉलो करते हैं, बोलते हैं भाई, कई जगह अंतरराष्ट्रीय मौकों पर बोल चुके हैं कि नहीं, हम तो पूरे दुनिया को अपना क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं, तो हम सबके लिए हेल्प करेंगे, सबकी मदद करेंगे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और आजकल जो है विदेशों से भी भारत की साख बढ़ी है, भारत का रुतबा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से आज भारत को सब देशों का सपोर्ट मिलता है। तो वैश्वीकरण इसीलिए, यही उसके उद्देश्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बाल श्रमिक बनने के कारण, भाई ये है चाइल्ड लेबर। ये तो जानो भाई, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है, चाइल्ड लेबर। जैसे दहेज प्रथा बुरा है, वैसे ही चाइल्ड लेबर बहुत बुरा है। अब ये चाइल्ड लेबर होता क्या है कि सरकार के अनुसार तय किए मानकों के छोड़कर, हटाकर कोई व्यक्ति अगर काम पे बच्चों को रखता है, कोई बच्चा काम करता है, तो उसे, अब काम करना मतलब घर पे अपने झाड़ू लगाए तो उसको बाल श्रमिक नहीं बोल देंगे। बाल श्रमिक मतलब कहीं पर पैसा कमाने के लिए अगर नौकरी पर रखा जा रहा है किसी बच्चे को जिसकी आयु 14 साल से कम है, उसे बाल श्रमिक बोलते हैं, ठीक है। तो बाल श्रमिक की तो आपको पता चल गया चाइल्ड लेबर क्या होता है। पर बच्चे ये चाइल्ड लेबर का काम करते क्यों हैं? बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जिस उम्र में खेलकूद करना चाहिए, उस उम्र में हमने देखो कचरा बीन रहे हैं, उस उम्र में चाय की टपरी पर प्लेट्स धो रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे काम बच्चे कैसे करने लग जाते हैं, क्यों मजबूर हो जाते हैं ऐसे बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर बनने को? पहला कारण, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है भाई, नंबर 1 है पूरे विश्व में हम,
तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि सबके खाने का इंतजाम हो नहीं पा रहा, तो लोग अपने खाने का इंतजाम करने के लिए जो छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है, बच्चों को भी काम पर लगा रहे घर चलाने के लिए, ये हो रहा है। दूसरा गरीबी बहुत मुख्य कारण है। बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी फीस भी भरो और उसके लिए जरूरतें पूरी करो, और अगर वो स्कूल नहीं जाए तो क्या पहला फायदा परिवार क्या सोचता है, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का पैसा बच जाएगा। दूसरा कि भाई वो स्कूल नहीं जाएगा तो काम करेगा तो घर में और पैसा आएगा, तो ये इस तरह से सोचते हैं गरीब परिवार, गरीबी। फिर अनिवार्य शिक्षा के बारे में ज्ञान की कमी, जैसे हमारे यहाँ 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा RTE, राइट टू एजुकेशन है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो मिलती है 14 वर्ष के बच्चों को, वो उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। और क्या, अशिक्षा, इलिटरेसी, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है उनमें से बहुत सारे क्या लोग सोचते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं है फिर भी कमा तो रहे ना, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो इसको पढ़ा लिखा क्या पैसा वेस्ट करना है ना। तो शिक्षा की कमी, शिक्षा की उच्च कीमत, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई बड़ी महंगी है भाई। आप देखोगे डीएलएड कॉलेज फीस कितनी ले रहे हैं आपसे, 40,000 50,000 एक साल का, और पढ़ा कितना रहे आपको, पढ़ा तो आप YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किताबें कहीं से खरीद के पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो आप अपने दम पर कर रहे हो, लेकिन पूरा फीस वसूल कौन रहा है आपका, कॉलेज। भाई कॉलेज में आप 30,000 40,000 भर कर आए हो, मुझे बताओ वो कॉलेज की जिम्मेदारी थी ना पढ़ाना, पर यहाँ डीएलएड मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ऑप्शन मिल गया, मुझे फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, पर ये तो ऑप्शनल है ना। यहां से अगर मुझे मान लो डीएलएड कॉलेज में मुझे नौकरी मिले, डीएलएड कॉलेज में मेरी एज ए टीचर भर्ती हो जाए, मैं कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ऑफलाइन, तो वहां बच्चे आएंगे पढ़ने, बच्चों को पढ़ने मजा आएगा, वहां भी ज्ञान मिलेगा, तो वहां तो कम पैसे में हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी तो इस तरह से काम चल रहा है ना। पढ़ाई की कीमत बहुत बढ़ गई है, ये हो रहा है जहां पढ़ाना जो पढ़ाई नहीं हो रही है। अकुशल श्रमिकों की मांग, ठीक है, अकुशल श्रमिक यानी जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, यानी हमारे देश में कहीं भी पुल बन रहा है, कहीं भी सड़क बन रहा है, अब मुझे बताओ कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, वो पुल बनाने में जाएगा, वो गड्ढा खोदने में जाएगा, वो नाली साफ करने में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा देश अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ, तो हमारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें अकुशल श्रमिक चाहिए हमको, तो इसलिए लोग जानते हैं ना कि कम पढ़ाई लिखाई किया है, नहीं भी किया तो भी कहीं ना कहीं मजदूरी की काम तो मिल ही जाता है, तो इसलिए लोग इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। ये सब कारण है बाल श्रमिक बनने के। आई होप आपको समझा होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे भाई फिर से यहां पर जितने भी PIQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस इकाई से 5वीं से मैंने आपको बता दिए, ठीक। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, बहुत ज्यादा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बाकी यूनिट्स के यूनिट 1 2 3 4 5 और बाकी जो दूसरे विषय है उनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ आपके जो दोस्त फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे जो डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन तक अभी तक शायद चैनल ही ना मिला उन्हें, तो जरूर उन तक पहुंचाएं वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। हो सकता है अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिले अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं रखोगे, तो ये जरूर करें, ठीक है। और हमारा कोर्स जरूर परचेस करें 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगी। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।